आओ बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 की थर्ड वीडियो के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज हम धातुओं का परिष्करण, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और संक्षारण इन दो शब्दों के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है, एनोड है पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड नेगेटिव चार्ज है, और मोल्टन स्टेट में कोई भी आयनिक यौगिक है उससे हम एक शुद्ध धातु का है सेग्रीगेशन कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड में दिख रहा है कि जंग लग जाता है लोहे की वस्तुओं पर, ब्राउन कलर की एक लेयर है वो परत चढ़ जाती है, तो वो धातुओं को धीरे धीरे उसको काटती रहती है और ख़राब कर देती है। तो जंग से कैसे बचा जाए, जंग है क्या, उसके कौन कौन से मेथड हैं जिसको हम अडॉप्ट करके रस्टिंग से धातुओं को बचा सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले धातुओं का परिष्करण। सबसे पहले धातुओं का जो परिष्करण है या रिफाइनिंग ऑफ मेटल है, जैसे कि इसका नाम है धातु को रिफाइन करके लेना। तो आपने पिछली वीडियो में, सेकंड वीडियो में देखा था कि हमने जो मेटल्स का प्रोडक्शन किया था ओर से या खनिज से, मिनरल से, वो डिफरेंट अपचेन मेथड थे उसमें, जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी थी, उनको रिमूव किया था, जिसको गैंग का नाम दिया गया था, और एक प्योर मेटल है वो हमें प्राप्त हुई थी। तो एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें इम्प्योर मेटल को प्योरीफाई किया जाता है उसे रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहते हैं। और इस मेथड का जो यूज़ है वो रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल डिपेंड करता है कि मेटल की नेचर क्या है या उसके जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं उसमें, ओर के अंदर, आइस के अंदर, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसलिए डिफरेंट रिफाइनिंग मेथड्स हैं वो डिफरेंट मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वाइडली यूज मेथड है जब हम धातुओं का परिष्करण करते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो ये विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है क्या? बहुत सारी धातुएं जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, लेड, गोल्ड, ये ऐसी धातुएं हैं जिनके अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। और इस प्रक्रम में क्या किया जाता है, जो अशुद्ध धातु होती है उसको एनोड और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। मतलब अशुद्ध धातु बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर होगी और अशुद्ध धातु बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगी। और जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो विलेन होता है, धातु के लवण का बना होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड ले लिया या कॉपर सल्फेट ले लिया, कोई भी आप इसमें से ले सकते हो। और इस प्रोसेस को करने के लिए क्या किया जाता है, एक सेटअप है जो आगे फिगर भी आएगा, इसमें से जो इलेक्ट्रोलाइट ले उसमें करंट पास किया जाता है। तो जो अशुद्ध धातु है वो एनोड से डिजोल्व होकर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में चली जाती है, और इसी तरीके से जो प्योर धातु है वो इलेक्ट्रोलाइट से डिपॉजिट हो जाती है कैथोड के ऊपर। और जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो अशुद्धियाँ जो होती हैं, जब पानी के अंदर या उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो घुलनशील होती हैं वो सॉल्यूशन में ही रह जाती हैं, और जो अघुलनशील इम्प्योरिटीज़ हैं, अशुद्धियाँ हैं, वो एनोड के नीचे बॉटम में डिपॉजिट हो जाती हैं, जिसको एनोड मड या एनोड पंक कहते हैं। हिंदी में एनोड पंक कहते हैं, इंग्लिश में एनोड मड कहा जाता है। इसको हम एक फिगर से डिफाइन करते हैं आगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि धातुओं का परिष्करण कैसे किया जाता है। उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है। तो इसमें एपरेटस को सेटअप करने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट टैंक होता है जिसमें कॉपर सल्फेट है, वो एसिडिफाइड है और वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, विलेन का काम करता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो एसिडिफाइड क्यों बोला उसको, क्योंकि उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड किया जाता है। और यहाँ पर जो अशुद्ध धातु है वो एनोड है, एनोड पर होगी। जो अशुद्ध धातु कॉपर मेटल है वो एनोड पर है, उसको पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो प्योर धातु कॉपर है वो थिन स्ट्रिप बन जाएगी कैथोड पर। जब हम इस पूरे सेटअप में से करंट पास करते हैं तो जो अशुद्ध धातु है कॉपर एनोड से डिजोल्व हो जाती है और वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो जाती है, और जो प्योर कॉपर है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि कॉपर जो सल्फेट में से जो कॉपर आएगी वो पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड है वो नेगेटिव चार्ज है, तो कैथोड की तरफ वो शिफ्ट हो जाती है। इस तरीके से प्योर कॉपर मेटल को हम कैथोड से सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, ऐसी अशुद्धियाँ जो उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं, और कुछ होती हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो अघुलनशील अशुद्धियाँ हैं, वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती है, जिसको एनोड मड कहा जाता है या अपद्रव्य भी उसको बोलते हैं। ये एक सेटअप है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का।
कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रखा है और इसमें साथ में सल्फ्यूरिक एसिड है। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मतलब है कॉपर सल्फेट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये टैंक है पूरा, और जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये एनोड मड है। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो एनोड मड कहलाती हैं। जो कॉपर है एनोड, जो थिक जो अशुद्ध कॉपर है वो एनोड पर थी, वो डिजोल्व हो जाती है कॉपर सल्फेट में, और कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो गया, वो कैथोड की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जैसे इसमें दिखा रखा है, माइग्रेट कर रखा है एरो की फॉर्म में। और जो अशुद्धियाँ हैं वो नीचे एनोड के नीचे शिफ्ट हो जाती है, और जो शुद्ध जो कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो पानी के अंदर या एसिड के अंदर सोल्यूबल होती हैं, वो उसी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स रहती हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का एग्जाम्पल है। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो हमें पढ़ना है आज वो है संक्षारण और उसकी रोकथाम। संक्षारण या कोरोजन है क्या? ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग है। जब किसी भी लोहे की वस्तु को लंबे समय तक वो नमी के कांटेक्ट में आ जाती है तो उसके सरफेस पे आप देखते होंगे कि एक ब्राउन भूरे रंग की एक लेयर सी चढ़ जाती है, जिसको हम रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। जैसा कि फर्स्ट फिगर में दिख रहा है, ये जो रूफ है, ये छत के ऊपर जो टाइल्स बिछाए हुए मेटालिक टाइल्स हैं, और पानी के कांटेक्ट में आने से, हवा के कांटेक्ट की नमी में आने से इसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, जिसको रस्ट बोला है। उसके बाद कॉपर, सेकंड जो फिगर है इसमें कॉपर की ये चीज़ें दिख रही हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा के अंदर है उसमें कॉपर कांटेक्ट में आता है, तांबा, तो धीरे 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 उसकी जो शाइनिंग नेचर है वो धीरे धीरे लूज होती चली जाती है, और उसके ऊपर हरे रंग की कोटिंग है वो चढ़नी शुरू हो जाती है। जो हरे रंग की कोटिंग है वो कॉपर कार्बोनेट है, जो कि मॉइस्ट एयर के अंदर वो ग्रीन कलर की लेयर है उस कॉपर के ऊपर आ जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बर्तन होते हैं घरों के अंदर तांबे के, और तांबे के बर्तन अगर काफ़ी लंबे टाइम तक रखे थे उसके ऊपर एक हरे रंग की लेयर से आ जाती है। जब उसको साफ़ करते हैं तो प्योर ब्राउन कलर है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट है सिल्वर आर्टिकल। जो चांदी के बर्तन हैं या चांदी की ज्वेलरीज है वो ब्लैक हो जाती है। आपने देखा होगा पाजेब जो होती हैं वो ब्लैक हो जाती हैं कुछ टाइम के बाद अगर वो एयर के कांटेक्ट में आती हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो हवा के अंदर जो सल्फ़र होता है वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना देता है, और वो सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है, इसलिए उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर है वो दिखाई देती है। अब 3 क्वेश्चन इसके अंदर बन रहे हैं कि आयरन के ऑब्जेक्ट में ब्राउन कलर है तो आयरन ऑक्साइड है, कॉपर के ऊपर हरे रंग की जो लेयर है वो किस चीज़ की है तो कॉपर कार्बोनेट है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर है तो सिल्वर सल्फाइड है। तो ये सारा कोरोजन है अलग अलग मेटल का। तो कोरोजन क्या है? धातु की जो शाइनिंग नेचर है उसको धीरे 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 उसको ख़त्म करता चला जाता है। जब वो हवा और पानी के कांटेक्ट में अपनी सराउंडिंग में आती है तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, जिसे संक्षारण कहते हैं। नेक्स्ट है कि संक्षारण हो जाता है, लेकिन इसके प्रिवेंशन के क्या मेथड है, इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे इसको ठीक किया जाए। तो सबसे पहला है पेंटिंग। जैसे बहुत सारे आयरन की ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे विंडो ग्रिल्स होती हैं, रेलिंग है, आयरन के ब्रिज है, बड़े बड़े पुल हैं, रेलवे कोच हैं, या कार के अंदर भी, कार बॉडीज़ के अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं जो लोहे के बने होते हैं, बस है लोहे की बनी है, ट्रक्स हैं, इन सब को पेंट किया जाता है ताकि इनके ऊपर किसी भी तरह का रस्ट या जंग ना लगे। तो पेंट क्या करता है कि जो आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जब पेंट है वो हवा के कांटेक्ट से आयरन को बचाता है, उसके कांटेक्ट में नहीं आना जाता, बीच में एक लेयर बन जाती है पेंट की, जिससे रस्टिंग है वो रुक जाती है। सेकंड मेथड है ग्रीस और ऑयल। ग्रीसिंग होती है, जैसे कुछ आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके सरफेस पे ग्रीस, जैसे मशीनरी पार्ट्स हैं, कुछ टूल्स हैं, उनको ग्रीस इसलिए किया जाता है ताकि वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। हवा और मॉइस्चर जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं आयरन ऑब्जेक्ट के, उसके ऊपर रस्ट लगना स्वाभाविक है, इसलिए उसको बचाने के लिए ग्रीस या उसके ऊपर ऑयल अगर लगा दिया जाए तो रस्टिंग से उन मटेरियल्स को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के अंदर क्या है? यशद लेपन भी इसको बोलते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है, लोहे या जो इस्पात है उसके ऊपर जंग से सुरक्षित रखने के लिए ऊपर जिंक की एक पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। मतलब आयरन ऑब्जेक्ट है, जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो मोल्टन जिंक है इस टैंक के अंदर, और उसमें एक रस्सी के थ्रू आयरन के ऑब्जेक्ट को नीचे डाला हुआ है, तो जो जिंक की लेयर है आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, ये यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन है। इसमें जिंक मेटल, मोल्टन जिंक में आयरन ऑब्जेक्ट को डिप किया जाता है, तो उसके ऊपर आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल है वो चढ़ जाती है,
और वो लेयर आयरन ऑब्जेक्ट्स को रस्टिंग से बचाती है, क्योंकि जिंक मेटल है वो कोरोड नहीं होती, जब उसको हवा या पानी के कांटेक्ट में आती है तो उसके ऊपर कोई भी जंग नहीं लगता। इसलिए जितनी भी आयरन शीट्स होती हैं, जैसे बकेट बनाने के लिए, ड्रम्स बनाने के लिए, डस्टबिन है, रूफ के शेड्स बनाते हैं, इन सबको गैल्वेनाइज किया जाता है, जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, जिसको गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन प्रक्रिया कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी आयरन की पाइप्स होती हैं वाटर सप्लाई के लिए, उनको भी गैल्वेनाइज किया जाता है ताकि वो रस्टिंग से बची रहें। नेक्स्ट विधि है एलॉइंग। एलॉइंग का मतलब क्या है? एलॉय मतलब मिक्सचर है, ये एक समांगी मिश्रण है। ये दो या दो से ज़्यादा धातु या एक धातु एक अधातु जब मिल जाती हैं तो उसकी एक एलॉय बनती है जिसकी नेचर चेंज हो जाती है। मिश्र धातु हम कह सकते हैं इसको, एलॉय को। तो जैसे आयरन मिक्स होता है निकल और क्रोमियम के साथ तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है जो कि हार्ड है और उसके ऊपर रस्ट नहीं लगता है। सबसे पहले इसको एलॉइंग कैसे की जाती है कि फर्स्ट हम उसको प्राइमरी जो मेटल है उसको मेल्ट किया जाता है, फिर उसको डिज़ोल्व किया जाता है दूसरे एलिमेंट के अंदर डेफिनेट प्रोपोर्शन में, फिर कूल डाउन किया जाता है रूम टेम्परेचर पे। माना कि एक मेटल मरकरी है और दूसरी कोई दूसरी मेटल है तो उसके एलॉय जो होगा उसका नाम है अमलगम। जैसे ब्रास है, ब्रास के अंदर जो एलॉय है ब्रास किस किस से बनती होती है? कॉपर और जिंक से। कांसा जो होता है ब्रॉन्ज के मेडल भी होते हैं, वो भी एक मिश्र धातु है किसकी? कॉपर और टिन। ये बहुत बार पेपर में आता है कि ब्रास की बताइए कौन कौन एलॉय किस मेटल की है, या ब्रॉन्ज किस मेटल की एलॉय है। तो सोल्डर है, एक सोल्डर भी एक एलॉय है जो लेड और टिन से मिलकर बना होता है, जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसको वेल्डिंग जो इलेक्ट्रिक वायर्स की वेल्डिंग के लिए इसके इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मिश्र धातुएं हैं। इसी तरीके से कोई भी सुनार जो सोने के गहने होते हैं, ज्वेलरीज होती हैं, उनको 100% नहीं देता, 24 कैरेट के नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो सोना है वो काफ़ी नर्म होता है और आभूषण बनाने के लिए वो ठीक नहीं है। इसे कठोर बनाने के लिए उसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। इसलिए भारत में अधिकांश जो आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब 2 भाग उसका तांबा या चांदी का मिलाया जाता है ताकि उसमें उसकी नेचर हार्ड हो जाए और आसानी से उसको किसी भी शेप में डाला जा सके। नेक्स्ट आता है क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम प्लेटिंग के लिए ये क्रोमियम की प्लेटिंग क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये रस्टिंग से, संक्षारण से रोकती है संक्षारण को। इसमें क्या होता है कि जैसे आयरन की कोई ऑब्जेक्ट है या स्टील ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक क्रोमियम की लेयर चढ़ा दी जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा करंट पास करके। तो आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट है वो रस्टिंग से प्रोटेक्ट होती रहती हैं। जैसे साइकिल आप देख रहे हो या बम्पर देख रहे हो कार का, इनमें जो आयरन ऑब्जेक्ट है या स्टील ऑब्जेक्ट है, जो साइकिल के हैंडल होते हैं वो क्रोमियम प्लेटिंग होते हैं, उनकी शाइनिंग कभी भी नहीं जाती क्योंकि वो रस्ट से बचे रहते हैं। क्योंकि क्रोमियम एक ऐसी मेटल है जो संक्षारण को रोकती है और रस्टिंग से बचाती है, एज इट इज़ बनी रहती है। तो एक क्रोमियम या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसके बाद आता है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग या एनोडीकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, एक थिक लेयर जो एनोडीकरण है वो एल्यूमिनियम की धातु पर एक मोटे ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। जब भी वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर कोई ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इस संक्षारण से उसे बचाती है, और इस परत को जितना मोटा करके हम संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। इसलिए एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम के एक साफ वस्तु को एनोड, जैसे आप दिख रहे हैं जो ब्लू कलर है एल्यूमिनियम की वस्तु, जो एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर जो ऑक्सीजन आएगी तो जो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन है आपस में अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देंगे, और जितनी अभिक्रिया करेंगे वो एक मोटी परत बनती जाएगी। एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ती जाएगी और इस परत से वस्तुएं, जितने भी एल्यूमिनियम की वस्तुएं होती हैं वो बहुत ही आकर्षक दिखाई देती हैं। जैसे घरों के अंदर प्रेशर कुकर है या कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं या विंडो फ्रेम्स हैं, उन सब के अंदर एल्यूमिनियम के बने होते हैं और उनकी शाइनिंग हमेशा बढ़िया रहती है क्योंकि उसके ऊपर जंग नहीं लगता। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर मोटी लेयर चढ़ी होती है जो उसको संक्षारण से बचाती है। तो आज हमने पढ़ा कि धातुओं का परिष्करण कैसे किया जाता है और संक्षारण क्या है और संक्षारण से बचने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू। थैंक